नमस्कार, माई सेल्फ कमल किशोर भट्ट एंड वेलकम टू कमल एजुकेशन पॉइंट। आजकल श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट बहुत लंबे समय से चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि पिछले साल के अगस्त में यहां पर चाइना का एक स्पाई शिप युआन वांग 5 आया था, जिसको लेकर भारत ने कड़ा ऐतराज जताया था श्रीलंका के साथ। क्या है पूरा मामला, आपको विस्तार से बताऊंगा, और क्यों श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट को भारत की सुरक्षा में खतरे के रूप में देखा जा रहा है। ये आप देख पा रहे होंगे, हमारा भारत है और भारत के नीचे पे एक आइलैंड कंट्री जिसका नाम है श्रीलंका। ठीक है, ये जो श्रीलंका है इसके साथ हमारे ऐतिहासिक रिलेशन है, अंग्रेजों के समय से भी पहले से कल्चरल और जो इकोनॉमिक है टाई अप हमारे श्रीलंका के साथ बहुत लंबे समय से हैं। आप जो श्रीलंका का मैप देख पा रहे होंगे, इसमें ग्रीन एरिया जो है पूरा श्रीलंका का है, और एक जो नीचे का ग्रीन एरिया जो डार्क ग्रीन है, ठीक है, ये वाला जो एरिया है इसको हम्बनटोटा कहा जाता है। हम्बनटोटा नाम का पूरा जिला श्रीलंका में है। तो इस हम्बनटोटा जिले में आप ये वाला पॉइंट देख पा रहे होंगे, यहाँ पर इन्होंने एक पोर्ट बनाया, यानी कि बंदरगाह बनाया। बंदरगाह क्या होता है? सिंपली जो समुद्र से जहाज आते हैं उनको रखने का एक स्थान होता है, जैसे हमारे बस स्टैंड होते हैं, ठीक है, रेलवे स्टेशन होता है, ऐसे ही जो समुद्र में जो जहाज चलते हैं उनके लिए पोर्ट बना जाता है। और ये पोर्ट बहुत बड़ा है और यहाँ पर बड़े बड़े जो कंटेनर शिप्स इत्यादि हैं सब कुछ यहाँ पर आ सकते हैं। इवन जो पाकिस्तान का कराची पोर्ट है, जिसे पाकिस्तान अभी यूएई को लीज पर दे रहा है, इससे भी बेहतर स्थिति में ये हम्बनटोटा पोर्ट है। तो इस हम्बनटोटा पोर्ट को इन्होंने लीज पर दे दी है चाइना को 99 ईयर्स के लिए, और यहाँ पर चाइना की प्रेजेंस भारत के लिए खतरा है, ऐसा भारत के जो जियोपॉलिटिकल थिंकर है इनका कहना है। तो क्या है पूरा मामला, आपको विस्तार से बताऊंगा। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि श्रीलंका हाल ही में क्या हुआ है, डेब्ट ट्रैप में फंस गया था बुरी तरह से। चाइना ने इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहां पर किया था और इतना ज़्यादा लोन इसको दे दिया था कि ये अपना लोन चुकाने में जो है सक्षम नहीं रहा, और यहाँ के जो पॉलिटिशियंस थे वो इतने ज़्यादा करप्ट थे। एक फैमिली का यहाँ पर आमतौर पर बोलबाला था। तो यहाँ के पॉलिटिशियंस जो थे वहाँ पर शासन कर रहे थे, उन्होंने अपने खुद के पर्सनल इंटरेस्ट को नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर रखा। ठीक है, इस वजह से श्रीलंका दिवालिया हो गया, और भारत ने जो है श्रीलंका की बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी थी, वहाँ दवाइयाँ भेजी थी, साथ में भारत और जापान की मदद से इसको आईएमएफ से लोन मिला था $2.9 बिलियन का। तो देखो, $2.9 बिलियन का इसको आईएमएफ से लोन मिला था, और इंडिया ने इसको $3.8 बिलियन का लोन दिया, यानी कि आईएमएफ से भी ज़्यादा लोन भारत ने इसको दिया है वर्तमान में। और इसको लेकर श्रीलंका भी काफ़ी कृतज्ञ है। इनके फॉरेन मिनिस्टर का कहना था कि इंडिया इज़ द ग्रेटेस्ट पार्टनर ऑफ श्रीलंका, यानी कि भारत श्रीलंका का सबसे बड़ा सहयोगी है। और इस बात को जो है इन्होंने ये भी कहा, और साथ में इन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जो हम्बनटोटा पोर्ट है इसका भारत के खिलाफ यूज़ नहीं होने देंगे। श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट हैं आजकल, आपको पता होगा, रानिल विक्रमसिंघे, ये हाल ही में फ्रांस की यात्रा पर थे, उसके बाद ये यूके भी गए थे वहाँ पे। और वहाँ पर जो वहाँ की जो मीडिया है उन्होंने जब इनसे क्वेश्चन पूछा था कि आपके कंट्री में जो रिलेशंस हैं चाइना के साथ, चाइना की बहुत बड़ी प्रेजेंस यहाँ पर देखी जा रही है, तो इनका कहना था कि हमारे यहाँ पर चाइना की प्रेजेंस पिछले 1500 सालों से है। वहाँ पर भी बुद्धिस्ट लोग रहते हैं, हमारे यहाँ भी बुद्धिस्ट लोग रहते हैं, और हमारा एक दूसरे के देशों में आवागमन चलता रहता है, लेकिन कभी भी चाइना का बेस हमारे यहाँ पर नहीं बना है। और उन्होंने इस बात को लेकर आश्वस्त किया है कि जो हम्बनटोटा पोर्ट है ना, ये हमने चाइना को लीज पर दिया है, लेकिन यहाँ पर चाइना का किसी भी तरह का कोई मिलिट्री बेस नहीं बनेगा। उनका कहना है कि इस पोर्ट पर जो है बिजनेस का उद्देश्य के रूप में जो है इस पोर्ट का यूज़ किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं कि उन्होंने साफ साफ कहा है, और भारत भी इस बात को एक्सेप्ट करता है, कि जो लोन श्रीलंका को चुकाना था इसके लिए ऑब्वियस सी बात है इसको अपना पोर्ट गिरवी रखना था। तो हम्बनटोटा पोर्ट सबसे पहले श्रीलंका ने भारत को ऑफर किया था कि आप इस पोर्ट का एक्सेस कीजिए, बदले में हमको इसका किराया दे देना, जबकि भारत ने ऐसा नहीं किया। इसके बाद जो श्रीलंका है वो अमेरिका के दरवाजे में गया कि आप इस पोर्ट को ले लीजिए, इसका एक्सेस करना, अमेरिका ने भी नहीं किया। तो उसके बाद जो हम्बनटोटा पोर्ट है इसको इसने चाइना को दिया। तो ऑब्वियस सी बात है कि श्रीलंका ने जो हम्बनटोटा पोर्ट दिया था वो पहले भारत को ऑफर किया था, फिर यूएस को ऑफर किया था, उसके बाद चाइना को ऑफर किया, और भारत और यूएस ने जब इसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया तब उसने चाइना को दिया। और उनका साफ साफ कहना रानिल विक्रमसिंघे का कि हम कभी भी अपने कंट्री में चाइना का बेस, यानी कि यहाँ पर चाइना की आर्मी इत्यादि कुछ भी डिप्लॉय नहीं रहेगी। यहाँ पर चाइना के मर्चेंट्स आएंगे, व्यापारी आएंगे, और इस हम्बनटोटा पोर्ट की सिक्योरिटी की पूरी जिम्मेदारी जो हमारा जो सदर्न नेवल कमांड है उसके पास है। यानी कि हम्बनटोटा पोर्ट में बेशक चाइना है, चाइना के व्यापारी हैं, लेकिन श्रीलंका के प्रेसिडेंट का कहना है कि हम्बनटोटा पोर्ट की सिक्योरिटी की जो पूरी जिम्मेदारी है वो श्रीलंका की ही सिक्योरिटी फोर्सेज की है। यहाँ पर चाइना के एक भी सैनिक और किसी भी तरह का मिलिट्री बेस हम स्थापित नहीं करेंगे। तो अब ये वादा आखिर क्या भारत की सिक्योरिटी इसके वादे पर निर्भर करती है? क्या अभी ये वादा कर रहे हैं और कल ये मुकर जाएंगे? क्या कहीं कल ये जो चाइना है उसको एक नेवल बेस बनाने की इजाज़त दे दे? तो भारत के बहुत सारे सिक्योरिटी कंसर्न है, और इतिहास में भी भारत के श्रीलंका के साथ बहुत अच्छे संबंध नहीं रहे हैं। आपको पता है कि बहुत बार ऐसा हुआ है। देखिए, श्रीलंका के साथ भारत के रिलेशंस की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत लंबे समय से विवाद चलता है। आमतौर पर सबसे पहला विवाद तो क्या हुआ था, एक आप जानते हैं कि श्रीलंका चाहता था कि यहाँ पर नीचे पे ये आप देख पाओगे राम सेतु है, ठीक है। अब एक तरह से हिस्टोरिकल अगर आप देखेंगे
तो भारत श्रीलंका के बीच में मतभेद होने का एक कारण ये भी है कि हमारे राम यहाँ के थे, ठीक है। यहाँ पर से सीता माता को उठा करके रावण ले गया और श्रीलंका को लैंड ऑफ रावण नाम से भारत के लोग पुकारते हैं और श्रीलंका को ये बात अच्छी नहीं लगती है, ठीक है, क्योंकि रावण को एक बुरे व्यक्ति के रूप में और राम को अच्छे व्यक्ति के रूप में जाना जाता है और श्रीलंका बिल्कुल पसंद नहीं करता कि श्रीलंका को लैंड ऑफ रावण कहा जाए। दूसरा, श्रीलंका व्यापार के उद्देश्य क्या करना चाहता था कि जो राम सेतु यहाँ पर बनाया ना, देखिए पहले तो क्या था, यहाँ पर समुद्र था और समुद्र के ऊपर यहाँ से श्री राम जब यहाँ पर थे, लंका पर उन्हें चढ़ाई करनी थी, तो यहाँ से यहाँ तक जो है पूरा का पूरा सेतु बनाएगा। पहले तो समुद्र के ऊपर बनाया गया था, लेकिन अब समुद्र का जलस्तर बढ़ चुका है और ये वाला जो पूरा इलाका है डूब गया है, तो जो राम सेतु है वो अभी पानी के नीचे है, ठीक, और दावा किया जाता है कि यही राम सेतु है। तो श्रीलंका चाहता था कि इस राम सेतु को हम तोड़ दें यहाँ से, क्योंकि वर्तमान में अगर श्रीलंका कोई बिजनेस करना चाहता तो उसको यहाँ से जाना पड़ता घूम के। श्रीलंका चाहता है कि हमारा जो ये वाला इलाका है ना, अगर यहाँ पर कोई सामान मैन्युफैक्चर हो रहा है तो हम उसको इतना दूर यहाँ पर लाकर क्यों बाहर भेजें, हम इस राम सेतु को तोड़ देते हैं और यहाँ से उसके बाद हम सामान भेजेंगे। तो ये श्रीलंका का प्लान था। इसके लिए श्रीलंका ने भारत के साथ डिस्कशन भी किया था, लेकिन भारत ने इसका कड़ा विरोध जताया और भारत का कहना है कि जो राम सेतु है वो ऐतिहासिक चीज़ है, ये भगवान राम ने खुद बनाई है और हम इसको कभी टूटने नहीं देंगे। तो ये भी डिस्प्यूट है। और साथ में आपको पता होगा कि हमारे बहुत बड़ी तादाद में मछुआरे इस एरिया में फिशिंग करने के लिए जाते हैं और चाइना, श्रीलंका जो है इसके भी मछुआरे यहाँ पर फिशिंग करने के लिए जाते हैं। और कई बार इस तरह की घटनाएं देखी गई हैं कि चाइना की जो नेवी है, सॉरी श्रीलंका की जो नेवी है, उन्होंने भारतीय मछुआरों पर अटैक कर दिया, उनको मार डाला, उनको गिरफ्तार करके अपने जेलों में बंद कर दिया। कई बार भारत ने भी श्रीलंका के मछुआरे जो उनकी समुद्र सीमा से बाहर, भारत की समुद्र सीमा में आ जाते तो भारत ने उनको गिरफ्तार किया। तो मछुआरों का इशू भी जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा विवादास्पद है। और इसके अलावा आपको पता होगा कि श्रीलंका का जो सिविल वॉर है, ठीक है, वो भी भारत श्रीलंका रिलेशंस को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि भारत ने जब 1975 में सिक्किम पर अटैक किया था, सिक्किम पर अटैक नहीं कहेंगे, सिक्किम वैसे उस समय जो है एक अलग से राज्य था, 1975 में इसका भारत में विलय होता है, ये यहाँ पर आप सिक्किम देख पा रहे होंगे। तो जब भारत ने सिक्किम पर अटैक किया था तो श्रीलंका को भारत एक भाई के रूप में देखा जाने लगा। श्रीलंका डरता था कि फ्यूचर में भारत भी इसको इन्वेट कर सकता है, क्योंकि भारत जिस तरह की, एक तरह से पाकिस्तान भी भारत का दुष्प्रचार कर रहा था, ठीक है, चाइना भी कर रहा था कि देखो भारत आक्रांता है, श्रीलंका जो सिक्किम है इन्होंने तुमको ले लिया, कल तुमको भी ले लेगा। उसको 1971 में भारत ने बांग्लादेश को भी कैप्चर किया था। तो कहीं ना कहीं श्रीलंका को एक तरह से भय सताने लगा कि भारत कभी उस पर भी अटैक करके कहीं उस पर भी कब्जा ना कर ले, ठीक है। और इसके अलावा आपको पता होगा कि भारत से बहुत बड़ी तादाद में यहाँ के तमिल लोग श्रीलंका में रहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि श्रीलंका में एक सिविल वॉर भी हुआ था, ये सब आपको पता होगा 1970-80s के दौर में। तो उस समय क्या हुआ था एक्चुअल में, अंग्रेजों के ज़माने में हमारा जो ये साउथ वाला एरिया है ना, यहाँ पर क्या रहते, तमिल रहते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या रहते, तमिल रहते हैं। और जो श्रीलंका है यहाँ पर नीचे, यहाँ पर भी अंग्रेजों का कब्जा था, भारत में भी अंग्रेजों का कब्जा था। तो भारत से बहुत बड़ी तादाद में यहाँ से लोगों को उठा करके अंग्रेज लोग यहाँ श्रीलंका में लेकर के गए और यहाँ पर चाय के बागान हुआ करते थे। यहाँ पर हमारे लोग वहाँ पर काम करते थे और अपनी मेहनत के दम पे उन्होंने बहुत अच्छी पोजीशन यहाँ पर अर्जित कर ली थी। जब अंग्रेजों के समय थे तब से ही जो है वो पढ़े लिखे भी थे भारत के यहाँ के लोग, तो वो लोग सरकार की अच्छी अच्छी जॉब्स में थे। और शुरू में आपको देख पा रहे होंगे जब श्रीलंका आज़ाद हुआ तो स्टार्टिंग में तो उन्हें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा इस बात से, लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा श्रीलंका की जो इकोनॉमी है ना वो एग्रीकल्चर बेस्ड आमतौर पर और टूरिज्म बेस्ड है। तो ये वाला नॉर्थ वाला एरिया इनका जाफना और साउथ वाले एरिया में क्या है, खेती बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो शुरू में तो उनको कुछ ऐसा लगा नहीं कि चलो कोई बात नहीं, यहाँ के जो लोग हैं गवर्नमेंट जॉब में अच्छा खासा इनका हस्तक्षेप है, ऑफिसर लोग हैं, ठीक है, और नीचे वाले खेती पर आधारित थे, लेकिन खेती अच्छी होती तो ज़्यादा इनको फर्क भी नहीं पड़ा। लेकिन धीरे धीरे जब ये लोग देखने लगे और वहाँ की जो गवर्नमेंट है, अब वहाँ पर डेमोक्रेसी आई, तो सीधी सी बात है वो जो लोकतंत्र है, वहाँ के जो नेता हैं वो ऑब्वियसली बात है कि जो बहुसंख्यक समाज है उनको प्रभावित करने का प्रयास करेंगे ताकि उनके वोट उनको मिल सके। और भारत के जो तमिल थे, यहाँ पर मेनली दो कम्युनिटीज़ आमतौर पर है, और भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, लेकिन यहाँ पर एक सिहली है और दूसरा इंडियन तमिल्स हैं, ठीक है। इंडियन तमिल्स आपके इस एरिया में रहते हैं और जो सिहली है वो नीचे के एरिया में रहते हैं और सिहली की संख्या लगभग यहाँ पर 75% के आसपास है और इंडियन जो तमिल है उनकी संख्या लगभग 25% के आसपास, जो आज भी वहाँ पर है, ठीक है। तो इनको लेकर के यहाँ पर सिविल वॉर शुरू हो जाता है। और जब सिविल वॉर यहाँ पर हुआ, स्टार्टिंग में तो जो इंडियन तमिल लोग थे वो यहाँ पर प्रोटेस्ट करते थे डेमोक्रेटिक तरीके से, लेकिन धीरे धीरे जब वहाँ पर अपनी भाषा को थोपने का प्रयास किया गया इन तमिलों पर और वहाँ की जो नेशनल लैंग्वेज थी उसको सिहली कर दिया गया, तो भारतीय तमिलों ने वहाँ पर विद्रोह कर दिया और इनको हेल्प दी जा रही थी इंडिया की ओर से। श्रीलंका ऐसे आरोप लगाता है क्योंकि देखिए यहाँ के जो लोग हैं ना, ये जो लोग हैं इनके ही परिवार के लोग यहाँ जाफना में रहते थे, श्रीलंका का जो नर्दर्न एरिया है। तो ऑब्वियसली बात है किसी का चाचा वहाँ रहता है, किसी का ताऊ वहाँ रहता है, किसी का फूफा वहाँ पर रहता है। और साथ ही साथ में यहाँ पर जो श्रीलंकाई लोग थे
इनके साथ भारत का जो साउथ एरिया है, इनके वैवाहिक संबंध भी थे, यानी कि कोई लड़की की शादी यहाँ से यहाँ होती श्रीलंका के जाफना में, तो किसी जाफना की लड़की की शादी भारत के यहाँ होती थी। तो बहुत ज़्यादा कल्चरल टाइप यहाँ के लोगों के पास था। तो यहाँ के जो साउथ के इंडिया के नेता हैं, यहाँ के जो लोग हैं, ये बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन एड यहाँ को देने लगे। और जब वहाँ पर सिविल वॉर छिड़ा तो बहुत बड़ी तादाद में श्रीलंका के लोग हमारे भारत में शरण लेने के लिए आ गए, जिससे भारत को प्रॉब्लम होनी थी, ऑब्वियस सी बात है प्रॉब्लम होनी थी। और जो साउथ के नेता थे, इन्होंने भारत सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास शुरू कर दिया कि आप कार्रवाई करिए श्रीलंका के ऊपर और यहाँ पर हमारे जो भारतीय तमिल लोग हैं इनको प्रोटेक्ट करिए। तो ऑब्वियस सी बात है, भारत की जो इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ है और भी सब लोग हैं वो प्रयास करते हैं, श्रीलंका की गवर्नमेंट के साथ बातचीत करते हैं कि भाई तुम ऐसा मत करो। भले ही इंडियन तमिल तुम्हारे यहाँ के नागरिक हैं, वो अल्पसंख्यक है, लेकिन भले ही वो भारतीय हैं, लेकिन अब तो आप ही के यहाँ के नागरिक हो, तो अंग्रेजों के समय आप यहाँ पर चले गए थे। तो जब बहुत लंबे दौर की वार्ता होती है और श्रीलंका की सरकार नहीं मानती, क्योंकि डेमोक्रेसी में यही एक होता है कि जो बहुसंख्यक होता है उसको लेकर के पॉलिटिक्स होती है, और इसी वजह से जो है एक नेशनलिज्म की उच्च श्रेणी को वो लोग व्याख्यात करते हैं और उसके आधार पर लोगों को बांटते हैं और राज करते हैं। ठीक है, यही सब चलता है। तो ऑब्वियसली बात है, वहाँ की जो सरकार थी वो सीलियों के पक्ष में रहती थी, क्योंकि वहाँ से उनको वोट मिलता था, और इंडियन तमिल्स के पक्ष में वहाँ पर बहुत बुरा माहौल था। तो यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में दंगे होने लगे, सिंहली लोग तमिलों पर अटैक करने लगे। तो 1976 के दौर में आप जानते होंगे LTTE लिट्टे नाम का एक संगठन यहाँ पर बनता है, और इसने ऐलान कर दिया कि हम जो सिंहली वाला क्षेत्र है इसको आज़ाद करेंगे, या फिर हम इसको क्या करेंगे, स्वायत्त करेंगे। और इसको भारत का पूरा सपोर्ट था इस LTTE को। ठीक है, तो यहाँ पर सिविल वॉर छिड़ गया, और उसके बाद बहुत लंबे समय के बाद जो है यहाँ पर टाई अप होता है। ठीक है, और भारत और श्रीलंका बैठते हैं एक टेबल पर और ये कहते हैं कि ठीक है तुम इनको स्वायत्तता दे दो, यानी कि सब कुछ सेटलमेंट बाद में जो है यहाँ पर हो गया था। और बाद में आपको पता होगा कि भारत सरकार इस जो है इस समझौते में LTTE को शामिल नहीं करती है। ठीक है, तो LTTE जो है भारत के खिलाफ ही विद्रोह कर देता है उसके बाद। ठीक है, और उसके बाद जो LTTE का आपको पता होगा कि भारत की सेना जो शांति सेना बनकर के श्रीलंका में गई थी, इन LTTE के लोगों से सरेंडर करवाने के लिए तुम अपने हथियार डाल दो। ठीक है, जो श्रीलंका की सेना जाफना छोड़ करके नीचे चले जाए, भारत की जो सेना है, जो पीस कीपिंग फोर्सेज है, वो यहाँ पर जाएंगी, LTTE के लोगों को सरेंडर कराएंगे, उनके हथियार लेंगी। लेकिन ये जो LTTE है भारत के ही सोल्जर्स पर अटैक कर दिया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि कारगिल में हमारे जितने सोल्जर शहीद नहीं हुए थे, उससे भी ज़्यादा सोल्जर्स हमारे श्रीलंका में शहीद हुए थे। लगभग 1000 से ऊपर हमारे सैनिक कहाँ पर शहीद हुए थे, ये श्रीलंका में, क्योंकि श्रीलंका की भौगोलिक स्थिति की जानकारी उनको थी नहीं, वहाँ की लैंग्वेज भी वो नहीं बोल पाते थे, और लिट्टे को वहाँ के चप्पे चप्पे का ज्ञान था, क्योंकि वो वहाँ की तमिलों का जो है एक संगठन था। और उसके बाद आपको पता है कि 1991 में LTTE ने ही राजीव गांधी को भी मरवाया था। राजीव गांधी की भी जो है साउथ में हत्या हो जाती है, इसमें LTTE का ही हाथ था। ठीक है, उसका 1992 में भारत ने जो है LTTE को आतंकी संगठन डिक्लेयर कर दिया था, और उसके बाद जो है वहाँ पर और फिर से संघर्ष चलता है। लेकिन आजकल श्रीलंका के हालात ठीक ठाक थे, लेकिन फिर वही वाली प्रॉब्लम होगी, श्रीलंका ने अपनी जो दूरियाँ थी वो भारत के साथ बढ़ाई, क्योंकि एक तरह से श्रीलंका पसंद नहीं करता था खुद को लैंड ऑफ रावण कहलाना। ठीक है, और इसके अलावा भारत एक भाई के रूप में भी श्रीलंका में देखा जाने लगा कि तुमने बांग्लादेश पर चढ़ाई कर दी। और खास बात आपको हैरानी होगी कि जब भारत ने सिक्किम पर कब्जा किया तब भी श्रीलंका ने भारत का विरोध किया था। भारत ने जब पाकिस्तान के साथ वॉर लड़ा बांग्लादेश वाला, तब भी श्रीलंका ने विरोध किया। और पाकिस्तान के जो लड़ाकू विमान थे इनको अपने यहाँ पर एक्सेस प्रोवाइड कराया था, और यहीं से जाकर जो है भारत पर अटैक करते थे। भारत ने जब न्यूक्लियर टेस्ट किया था, इसका भी श्रीलंका ने विरोध किया था, क्योंकि श्रीलंका भारत को एक भाई के रूप में देखता था। ठीक है, तो यही सब कुछ चला था। लेकिन आजकल श्रीलंका की हालात ठीक ठाक हो रहे हैं। श्रीलंका दिवालिया कर गया था, भारत ने इसको $3.8 बिलियन की ह्यूमैनिटेरियन एड दी थी। एड तो नहीं दी थी, लोन के रूप में देगा। 3.8 बिलियन तो एड नहीं दे सकता ना कोई भी कंट्री। ठीक है, तो ये सब कुछ वहाँ पर चला, और वहाँ के भी सरकार का कहना है कि हम जो हम्बनटोटा पोर्ट है इसको भारत के खिलाफ यूज़ नहीं होने देंगे, हम इसको चाइना का बेस नहीं बनने देंगे। और यही स्थिति भारत के लिए ठीक भी है कि श्रीलंका अगर प्रो भारत ना भी हो तो कम से कम न्यूट्रल तो रहे। ठीक है, और भारत खुद चाहता है कि जो हिंद महासागर है इसे दुनिया की जो महाशक्तियां हैं इनके प्रभुत्व से दूर रखा जाए, और यहाँ पर भारत का ही बोलबाला आमतौर पर हो, ऐसा भारत चाहता है। और किसी भी कीमत पर भारत एक्सेप्ट नहीं करेगा कि जो श्रीलंका है वो चाइना के पाले में चला जाए और इस हम्बनटोटा पोर्ट पर चाइना को बेस बनाने की इजाजत दे दे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन में जो बातें आपको बताई हैं आप ठीक से समझ पाए होंगे। आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली जवाब दें। तो आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।